Hello friends, today we will do literary terms. आज की वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द पार्ट सेकंड. ये पार्ट सेकंड है. इसमें हम एल अल्फ़ाबेट से लेकर और जेड अल्फ़ाबेट्स तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है. वो उसमें था ए अल्फ़ाबेट से लेकर आई अल्फ़ाबेट तक के जितने भी लिटरेरी टर्म्स थी वो हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किए हैं. और आज की इस वीडियो में हम एल अल्फ़ाबेट से लेकर जेड अल्फ़ाबेट की सारी लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी और डिटेल से एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 पे है लेक पोइट. लेक पोइट क्या है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे आर द लेक पोइट. इन तीनों पोइट्स को वर्ड्सवर्थ, ये सभी रोमांटिक एज के थे. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, इन तीनों को लेक पोइट बोला जाता है. दे लिव्ड एट वन टाइम और अनदर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट कम्बरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड. ये एक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, कम्बरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड में. ये एक टाइम पे और अनदर टाइम पे ये रहते थे और बहुत ही अच्छी पोइम्स लिखते थे ये तीनों. लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन ऑफ स्पीच साउंड. जब हम स्पीच साउंड्स का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को बताने के लिए, वो क्या होती है? लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज किसी भी प्रकार की हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है. ये सभी लैंग्वेज है. लैंग्वेज के स्पीच साउंड्स, मीन और स्पीच साउंड्स को हम लैंग्वेज का ये एक एक्सप्रेशन है. आगे है लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं एक लैंग्वेज की तो उसको हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं. इट इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज. द टर्म लिंग्विस्टिक इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लिंगुआ. तो ये लिंगुआ टर्म से, वर्ड से ये वर्ड ड्राइव किया गया, लिया गया है. मीनिंग टंग एंड स्टिका मीन नॉलेज और साइंस. जिसका मतलब है टंग और स्टिका जिसका मेन मीनिंग है नॉलेज और साइंस. नेक्स्ट है लिरिक. लिरिक क्या होती हैं? लिरिक ओरिजिनली वाज अ कंपोजिशन टू बी संग विद अ लिरिक और हैव. तो जब कोई भी कंपोजिशन उसको गाने के लिए लिखा जाता है उसको हम लिरिक बोलते हैं. इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पर्सनल पोइट्री. ये एक पर्सनल पोइट्री का पार्ट हो सकता है. इट इज़ अ पर्सनल पोइम दैट एक्सप्रेस द पोइट्स ऑन लॉन्गिंग्स एंड फीलिंग. एक पर्सन जो पोइट है वो अपनी पर्सनल पोइम के ज़रिए अपने जो लॉन्गिंगनेस है और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है बाय लिरिक्स. It focuses on a single emotion such as love, hope, despair, grief, devotion, friendship और patriotism. अलग अलग थीम पे इसको हम लिख सकते हैं, लिखे जाते हैं लिरिक्स लाइक लव, होप, despair, ग्रीफ, डिवोशन अपने आप को समर्पित करना, गॉड को हो सकता है, वो किसी को भी हो सकता है. फ्रेंडशिप और पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के लिए भी लिरिक्स लिखते हैं बहुत से पोइट. देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन लॉन्ग विद इट्स म्यूजिकल नेचर. तो जो भी लिरिक्स होते हैं उसमें म्यूज़िकल नेचर होता है, उनका रिदम होती है उसमें, और उसका जो इम्प्रेशन, उसमें यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन होती है. जो भी पूरा लिरिक होता है वो उसमें एक ख़ास प्रकार की काइंड की यूनिटी होती है, उससे रिलेटेड ही होता है. जो भी सॉन्ग होता है, जो भी लिरिक होता है वो उसी थीम को लेकर, उसी टॉपिक को रिलेटेड ही वो होता है, उसमें यूनिटी होती है. नेक्स्ट आता है एम अल्फ़ाबेट से. एम अल्फ़ाबेट से है मालप्रोपिज्म. द रेडिकुलस मिस यूज़ ऑफ वर्ड इज़ अ मालप्रोपिज्म. जब हम एक वर्ड का रेडिकुलस, उसका मजाक उड़ाकर उसका मिस यूज़ करते हैं एक वर्ड का, उसको मालाप्रोपिज्म बोलते हैं. द टर्म इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम मिसिस मालाप्रोप. मिसिस मालाप्रोप से ये टर्म ली गई है. इन अ शेरिडियंस द राइवल्स. तो शेरिडियन का एक वर्क है द राइवल्स, उसमें एक करेक्टर है मिसिस मालाप्रोप, उसी से ये टर्म आई है मालाप्रोपिज्म.
नेक्स्ट आ जाता है मीटर। मीटर इज़ अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। एक पोइम में जो लाइन होती है उसमें जो पैटर्न स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं उसको हम मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉक एपिक। मॉक एपिक इज़ अ पैरोडी ऑफ सीरियस फॉर्म ऑफ एपिक। इट्स सब्जेक्ट इज़ अ वेरी ट्राइफलिंग इंसिडेंट। The best example is Pope's The Rape of the Lock. The Rape of the Lock is written in a heroic couplet and divided into 5 cantos. तो मॉक एपिक क्या होता है? मॉक एपिक एक मजाकिया टाइप का एक हंस यानी कि किसी पे सेटायर हो सकता है, मजाकिया टाइप का एपिक है। जो एपिक क्या होती है? लॉन्ग पोइम होती है, लॉन्ग पोइम लिखी जाती है। वो जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो लिखा है द रेप ऑफ लॉक, अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क है, जो 5 कैंटोज में डिवाइड किया हुआ है और हीरोइक कपलेट फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट है मोनोडी। मोनोडी पोइम स्पेशली ऑफ अ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली। जब कोई पर्सन मॉर्निंग स्पीच देता है, मॉर्निंग मीन्स दुख अपना सॉरोनेस, सैडनेस, वो मॉर्निंग किसी उदासी दिखाता है, किसी की डेथ पे हो सकता है पोइम के ज़रिए, तो एक ही बंदा बोलता है, मॉर्निंग अपने प्रस्तुत करता है, उसको हम मोनोडी बोलते हैं। ये मिल्टन की लेसिडास इसकी एक गुड एग्जाम्पल है। आगे आ जाता है मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म इज द टीचिंग एंड अ बिलीफ इन विच अ नॉलेज ऑफ अ गॉड एंड ऑफ अ रियल ट्रूथ मे बी ऑब्टेन्ड थ्रू अ मेडिटेशन और अ स्पिरिचुअल इंसाइट। मिस्टिसिज्म क्या होता है? ये एक टीचिंग और बिलीफ होता है जिसमें जो नॉलेज होती है, गॉड की नॉलेज होती है, रियल ट्रूथ की नॉलेज होती है, जो हम मेडिटेशन और स्पिरिचुअल इंसाइट के माध्यम से ही गेन करते हैं, उसको हम मिस्टिसिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिथ। मिथ क्या होता है? एक ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ अननोन ऑथरशिप सर्विंग यूजली टू एक्सप्लेन सम फिनोमिना कस्टम एट्सेट्रा। ये एक ट्रेडिशनल बहुत ही पुराने समय से चली आ रही एक स्टोरी होती है जिसका हमें नहीं पता होता ये किसने ये स्टोरी लिखी है, किसने इसको ऑथराइज्ड किया है, ऑथरशिप हमें नहीं पता होता, मगर फिर भी हम कुछ कस्टम्स होते हैं उसको हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक टर्म। ये ग्रीक टर्म से ये टर्म ली गई है मुथोस, विच मीन्स एनीथिंग अटर्ड बाय वर्ड ऑन माउथ। जिसका मीनिंग है जो वर्ड जो सिर्फ बाय वर्बली ही एक दूसरे को हम सुनाते चले आ रहे हैं, उसको हम मिथ बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी, दिस फ्रेज इज़ यूज्ड बाय कीट, जॉन कीट जो एक फेमस रोमांटिक पोइट है, उन्होंने ये फ्रेज़ का यूज़ किया था। नेगेटिव कैपेबिलिटी, it is a quality which a man possesses when he is capable of bearing uncertainty, mysterious doubts without any irritable reaching after facts and reason। तो ये क्या बोलते हैं? ये एक क्वालिटी होती है, कीट बोलते हैं ये एक क्वालिटी होती है विच अ मैन पोजेसेस, जिस क्वालिटी के ज़रिए जो मैन अब वो पोजेस करता है, वो कैपेबल हो जाता है सब कुछ सहने के लिए, डाउट सहने के लिए, मिस्टीरियस सहने के लिए, अनसर्टेनिटी सहने के लिए, विदाउट एनी इरिटेशन वो एक फैक्ट और रीज़न पे इजीली पहुंच जाता है। द पोइट हैज़ अ नो इंडिविजुअलिटी ऑफ हिज ऑन। जो पोइट की है वो अपनी कोई भी इंडिविजुअली नहीं है। he become one with the thing that he is describing. It shows detachment and objectivity. he becomes one, वो सिर्फ एक बन जाता है with the thing, उस thing के साथ, and उसको describe करता है। it shows detachment and objectivity, जो एक detachment और objectivity represent करता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिज्म, द टर्म न्यू क्लासिज्म इज अप्लाइड टू एनी स्कूल विद विच फॉलोज क्लासिकल रूल्स एंड मॉरल। जो क्लासिक, ये एक वो ग्रुप है, वो एक स्कूल है जिसके जो क्लासिकल रूल्स एंड मॉरल्स फॉलोज करते हैं अपनी राइटिंग में।
It is an attempt to revive in literature the classical quality of a balance, proportion and restraint. जब कोई और जैसे विक्टोरियन एरा का, मॉडर्न एरा का कोई क्लासिकल रूल्स को, मॉरल्स को अब फॉलो करता है, उसको हम न्यू क्लासिज्म बोलते हैं। ये एक अटैम्प्ट होता है लिटरेचर में दोबारा से क्लासिकल क्वालिटी को बैलेंस करना, प्रपोर्शन करना और रिस्ट्रेन करने के लिए इसका यूज़ करते थे पोइट्स, राइटर्स। नेक्स्ट आ जाता है नॉवल। नॉवल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। द नॉवल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड, ये एक इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है। नॉवल वर्ड टेल, पीस ऑफ न्यूज़। नोवेला क्या होता है? टेल होती है, एक कहानी होती है। पीस ऑफ न्यूज़ होती है जिससे हमें कुछ न्यूज़ मिलती है। द स्पेनिश टर्म फॉर नॉवल इज़ नोवेला, दो स्पेनिश में नॉवल को नोवेला बोलते हैं। द फ्रेंच टर्म है नोवेल, इसमें LLE होता है स्पेलिंग। इट इज़ अ प्रोज नरेटिव मेंट फॉर अ रीडिंग, फॉर नॉट फॉर एनैक्टिंग। तो इसमें कोई भी रिदम नहीं होती, यानी कि ये प्रोज में लिखा होता है, विदाउट एनी रिदमिकल उसमें लिखा होता है, टेक्निक में लिखा होता है, नरेटिव होता है। इट इज़ अ पॉकेट थिएटर हैविंग ऑल द एलिमेंट ऑफ अ प्ले एक्सेप्ट द विजुअल। तो इसमें सभी जो थिएटर के, ड्रामा के सभी फीचर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं नावल में, मगर इसमें विजुअल नहीं होता, विजुअलिटी नहीं होती, मगर फिर भी हम एक नावल को रीड करके सारी की सारी अपने इमेजिनेशन के थ्रू वो सभी की सभी फील कर सकते हैं जो राइटर दिखाना चाहता है। लाइक to Meredith it is a summary of an actual life, while to a Presley it is a narrative in a prose। तो अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग जो इसकी डेफिनेशन दी है। जैसे मेरेडिथ बोलते हैं नॉवल क्या होता है, ये समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ होती है। जब जो प्रिस्टले हैं वो इसकी एग्जांपल देते हैं। इट इज़ अ नरेटिव इन प्रोज, ये एक नरेटिव होता है प्रोज में। ट्रीटिंग चीफली ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर एंड इवेंट्स। In contemporary practice, a novel will be between 1070 double 000 words and 2 lakh words, इतने words का होता है, यानी कि बहुत लेंदी होता है। सम इम्पॉर्टेंट नावल्स हैं, जैसे ओलिवर गोल्डस्मिथ का नावल है द विसार ऑफ अ वेकफील्ड। हेनरी फील्ड का नावल है डॉम जॉन्स, ये इसकी एग्जाम्पल है जिसको आपने याद करना है। सर वॉल्टर स्कॉट, इवानो, गाय मैनमेरिंग, कैनिल वर्थ, द ब्राइब ऑफ अ लेमर मूर, जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन। चार्ल्स डिकिन के हैं पिकविक पेपर, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट। नेक्स्ट है WM थेक्रे, वैनिटी फेयर, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल है बाय WM थेक्रे। नेक्स्ट आ जाता है जॉर्ज एलियट का एडम बेड, द मिल ऑन द फ्लोर्स, मिडल मार्च, RL स्टीवनसन, ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्स, मिसिस एलिजाबेथ गॉस्केल का क्रेनफोर्ड, चार्ल्स रीड का द क्लॉस्टर एंड द हर्थ। थॉमस हार्डी के नॉवेल्स हैं लाइक डिसअपीयर रेमेडीज, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ओ डी अर्बरवेल्स, जूड द ऑब्सक्यूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट नावल है जूड द ऑब्सक्यूर। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अंडर द ग्रीन वुड ट्रीज, टेस फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी के इम्पॉर्टेंट नावल्स हैं। नेक्स्ट है H.G. वेल्स का द टाइम मशीन, किप्स, टोनो बनगे, जोसेफ कनार्ड के हार्ट ऑफ डार्कनेस, नाइगर ऑफ अ नार्सिसस, रुडयार्ड किपलिंग के हैं किप, द जंगल बुक, वर्जीनिया वुल्फ के हैं टू द लाइट हाउस, द वेव्स, मिसिस डैलोवे, जेम्स जॉयस से कहा यूलिसिस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, E.M. फोस्टर का अ पैसेज टू इंडिया, सॉमरसेट मॉगम का ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, केक एंड एली, D.H. लॉरेंस का लेडी चैटरलेज लवर, द रेनबो, सन्स एंड लवर, कैंगरू, वुमेन इन लव।
एडोल्फस हक्सले का है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, पेंट काउंटर पॉइंट। नवलेट है, नवलेट ये अगली टर्म आ जाती है। नवलेट क्या होता है? अ वर्क ऑफ फिक्शन शॉर्टर देन नॉवल, जो नॉवल से छोटा होता है। नॉवल थोड़ा सा लेंदी होता है, मगर जो नॉवल है वो नॉवलेट है वो छोटा होता है, बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी। इसको नवेला भी बहुत सी टर्म में इसी उसकी सेम डेफिनेशन होती है, उसको नवेला भी बोलते हैं, नॉवलेट भी बोलते हैं। मगर जो एक शॉर्ट स्टोरी है उससे थोड़ा सा लेंदी होता है और नॉवल से थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो उसको हम नॉवलेट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओ अल्फ़ाबेट से ऑड। ऑड इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, एंड ऑड इज़ अ लिरिक इन अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, सिग्निफाइज इन अ थीम, फीलिंग, स्टाइल एंड टोन। तो ये एक ऑड, ये भी एक लिरिकल फॉर्म में किसी को एड्रेस करने के लिए लिखा जाता है। ये इसी की डिग्निफाइड इन अ थीम, फीलिंग, स्टाइल एंड टोन। इन एंशिएंट ग्रीस it was sung by a number of people in a public on some important occasion। तो ग्रीस में एंशिएंट पुरातन ग्रीस में क्या होता था, पुराने ग्रीस में एंशिएंट ग्रीस में क्या होता था कि बहुत से लोग के ग्रुप ऑफ पीपल पब्लिक प्लेस पे किसी खास ओकेजन पे किसी खास प्रोग्राम पे इसको गाता था, उसको हम ऑड बोलते थे, ऑड बोलते हैं। इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ द होल नेशन और ट्राइब। ये पूरी नेशन और ट्राइब के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट हैज़ 3 मूवमेंट, इसमें 3 मूवमेंट्स होती हैं, स्ट्रूफ, एंटी स्ट्रूफ एंड एपोड। द सिंगर कोरस, द सिंगर्स होते हैं जिसको कोरस बोलते हैं, मूव्स टू वन साइड ड्यूरिंग द स्ट्रूफ, बैकवर्ड ड्यूरिंग द एंटी स्ट्रूफ एंड स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द एपोड। दिस इज़ नोन एज अ पिंडैरी कोर्स, जिसको हम पिंडैरी कोड बोलते हैं। ध्यान से समझना है हमने। द सिंगर्स, जो सिंगर्स होते हैं, मूव टू वन साइड ड्यूरिंग द स्ट्रूप, वन साइड को मूव करते हैं। स्ट्रूप के जब स्ट्रूप करते हैं वो एक साइड को सभी मूव करते हैं। बैकवर्ड, तो बैकवर्ड को ये करते, बैकवर्ड ड्यूरिंग, बैकवर्ड हो जाते हैं ये ड्यूरिंग द एंटी स्ट्रूप। तो स्टैंड हो जाते हैं जब ये इपोड सिंग करते हैं। दिस इज नॉन द पिंडैरी कोड, इसको हम पिंडैरी कोड बोलते हैं। अनदर टाइप ऑफ ओड इज होरेशन ओड। अगला टाइप है, एक तो पिंडैरी कोड हो जाता है जिसकी हमने डिस्कशन की है, और नेक्स्ट है होरेशन ओड। होरेशन ओड क्या होता है? द मॉडर्न ओड इज अ लिरिक विद अ हाई लेवल ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन, सीरियस एंड इवन एक्सॉल्टेड इन अ मूड एंड लैंग्वेज। इसमें भी हाई लेवल ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन होती है होरेशन ओड में। In a simple way, we can say that an ode is a lyric with a high level of emotion and imagination, serious and even exalted in a mood and language। तो एक exalted mood and languages में जब कोई हाई इमोशंस और इमेजिनेशन में कोई लिरिक को सिंग करता है, उसको बाय अ ग्रुप, एक बंदा नहीं बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल इसको सिंग करता है, तो उसको हम ओड बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं ओड की, लाइक ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ अ पोइजी एंड द बार्ड। शैले की एग्जाम्पल है ओड टू द वेस्ट विंड। वर्ड्सवर्थ ऑड ऑन intimation of a immortality and odd duty। Keats odd on the Grecian urn and odd to a nightingale। Tennyson's to Virgil and odd on the death of the Duke of Wellington। Coleridge's dejection and odd। Milton's odd on the nativity of Christ। Collins odd to evening। नेक्स्ट आ जाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? द पॉजिटिव libidinal feeling and the child develops towards the parents of the opposite sex, and that when unresolved is conceived as a source of a adult personality order। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ऑडिपस रेक्स एक वर्क भी है बाय सोफोकली। तो ऑडिपस रेक्स में ये इसमें क्या बताते हैं भी, जो एक लाइक जो फादर होते हैं, फादर और एक उसकी डॉटर की ज़्यादा अटैचमेंट होती है, और ऐसे ही एक सन की और मदर की अटैचमेंट होती है, ये इसमें बताना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे लॉरेंस का वर्क है सन्स एंड लवर्स, ये इसकी एग्जांपल थी। आगे है पी अल्फ़ाबेट से जो लिटरेरी टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। पैथेटिक फैलेसी,
pathetic fallacy of attributing human feeling to inanimate ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट जो इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कोई जान नहीं होती, उसमें हम ह्यूमन फीलिंग दिखाते हैं, ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे उसमें ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं। द फ्रेंडली सन, जैसे द फ्रेंडली सन में कोई फीलिंग नहीं होती मगर फिर भी हम उसमें फ्रेंडली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी, जो एक पैथेटिक फैलेसी की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है पोइट्री। पोइट्री इज़ अ म्यूज़िकल थाट। पोइट्री एक म्यूज़िकल थाट होता है, ये एक कार्लियल की एक डेफिनेशन है। पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्ट इन अ ट्रैंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ, ये इससे हम पूरे तरीके से ये वर्ड्सवर्थ ने डेफिनेशन दी है, जिसका मतलब है वो बोलते हैं पोइट्री क्या होती है। पोइट्री एक होती है जिसमें पावरफुल जो फीलिंग्स होती हैं उसको हम ओवरफ्लो करते हैं, स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो करते हैं, हम राइट कर देते हैं अपनी पावरफुल फीलिंग को। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन। तो ये हम क्या करते हैं, शांति में वो सभी जो इमोशंस होती हैं हम उनको रिकलेक्ट करते हैं और उस पावरफुल फीलिंग को हम एक पीस ऑफ वर्क में राइट कर देते हैं, उसको हम पोइट्री बोलते हैं। Poetry is a criticism of life by the law of a poetic truth and poetic beauty। मैथ्यू आर्नल्ड ने दी है एग्जाम्पल। वो बोलते हैं जो पोइट्री है वो क्रिटिसिज्म है लाइफ का, कुछ पोइट्रिक ट्रुथ के लॉ के ज़रिए और पोइटिक ब्यूटी के ज़रिए हम इसको क्रिटिसिज्म करते हैं लाइफ का, उनके अकॉर्डिंग। पोइटिक ट्रुथ और पोइटिक ब्यूटी को के ज़रिए हम उनके लॉ के ज़रिए हम जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ करते हैं उसको हम पोइट्री बोलते हैं। पोइट्री इज़ ऑफ अ टू काइंड। पोइट्री टू काइंड होती है, इसके टू टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। वन इज सब्जेक्ट, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। लिरिक्स, एलिजीज, सोनेट्स, ऑड्स आर द कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्टिव। तो ये जैसे लिरिक्स हो जाती हैं, एलिजीज हो जाती हैं, सोनेट्स हो जाती हैं और ऑड्स, ये सभी के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। लिरिक्स, एलिजी, सोनेट एंड ऑड्स, ये सभी हमने प्रीवियस जैसे एल अल्फ़ाबेट, ई अल्फ़ाबेट, ये सभी को डिस्कस कर लिया। एस का आगे डिस्कस करेंगे सोनेट के बारे में। ऑड का भी हमने अभी डिस्कस किया है। ये सभी सब्जेक्टिव में आती हैं और आर इन द कैटेगरी ऑफ अ सब्जेक्टिव पोइट्री, वाइल एपिक, बैलेड, ड्रामेटिक एंड नरेटिव पोइट्री सम आर इन कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ये सब ऑब्जेक्टिव पोइट्री की कैटेगरी में आती हैं। प्रॉब्लम प्ले इज दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रंडी। सिडनी ग्रंडी ने ये टर्म को मतलब कॉइन किया था। ही यूज्ड इट इन अ रिलेशन टू द इंटेलेक्चुअल ड्रामा of the 1890s। द ड्रामा फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम। जो 1890s के जो प्लेस थे उन पे उनके लिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि ये जो ड्रामास थे वो सारे प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते थे। फोकस उनका मेन क्या था, प्रॉब्लम्स के ऊपर, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर। इन द वर्ड्स ऑफ शॉ, अ प्रॉब्लम प्ले इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैन्स विल एंड हिज इन्वायरमेंट। तो क्या जी बी शॉ बोलते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते हैं, जो प्रॉब्लम प्ले होता है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट करते हैं एक मैन की विल का और इन्वायरमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वही रिप्रेजेंट किया जाता है एक प्रॉब्लम प्ले में। शॉ एंड गोल्सवर्दी आर द फोक्स फेमस फॉर राइटिंग प्रॉब्लम प्ले। जी बी शॉ और गोल्सवर्दी बहुत ही फेमस राइटर हैं जो प्रॉब्लम प्लेस लिखा करते थे। प्रोज क्या होता है, प्रोज इज द लैंग्वेज ऑफ एग्जैक्ट थिंकिंग एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन विद द अनराइम्ड लाइन्स। वो इस टाइप की लाइन्स होती हैं जिसमें कोई रिदम नहीं होती, अनराइम्ड लाइन्स होती हैं। वो एग्जैक्ट जैसे वो सोचते हैं वैसा ही वो लिख देते हैं, उसको हम प्रोज बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, इज़ द लीडिंग कैरेक्टर इन द ड्रामा। एक ड्रामा में जो हीरो होता है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जो हीरो होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, लीडिंग कैरेक्टर होता है। आगे आ जाता है साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल इज़ अ concerned with the inner lives of character rather than with the
इंट्री केसेस ऑफ प्लॉट। तो साइकोलॉजिकल नॉवेल्स हैं वो किसके साथ जो हम एक करेक्टर के माइंड में जो चल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है, रादर देन द इंटीमेशन ऑफ प्लॉट। प्लॉट पे ध्यान उनका कम होता है। जो एक मैन के अंदर जो भी में करेक्टर होता है, करेक्टर के जो अंदर इनर जो इमोशंस होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में किया जाता है उनकी साइकोलॉजिकल और इमोशंस को रिप्रेजेंट। आर अल्फ़ाबेट की लिटरेरी टर्म्स हैं रीजनलिज्म। रीजनलिज्म इज अ टेंडेंसी टू सेट अ लिटरेरी वर्क्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। जब किसी खास रीजन पे ही किसी खास उस वर्क को सेटअप किया जाता है, जैसे द वेसेक्स एक फिक्शनल प्लेस है, रीजन है जो हार्डी ने अपने वर्क्स में क्रिएट किया था। और ऐसे ही मालगुडी डेज भी उन्होंने इंडियन राइटर ने अपने वर्क्स में वो क्रिएट किया था। ये भी एक क्रिएटर रीजन है। आगे आ जाता है रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल इज़ अ रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंग्वेज ऑफ द ऑगस्टन पोइट्री। रोमांटिक रिवाइवल क्या है? ये एक रिवोल्ट है किसके अगेंस्ट? ऑगस्टन पोइट्री के जो लैंग्वेज है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था, उसको हम रोमांटिक रिवाइवल बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म द अमेरिकन स्कॉलर थे A.O. लवजॉय observes that the word romantic means so many things and by itself means nothing। वो बोलते हैं रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत सारी थिंग्स और कुछ भी नहीं, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। द जर्मन क्रिटिक, एक जर्मन क्रिटिक हैं फ्रेडरिच स्कैल्ज्ट इज सेड टू हैव बीन द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म। इन्होंने सबसे पहले रोमांटिसिज्म टर्म का यूज़ किया था फॉर डिस्क्राइबिंग स्कूल। जिन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए उसको वो स्कूल के पोइट्स एंड राइटर को जो क्लासिकल राइटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जनरली द रोमांटिक इज अपोज टू बिलीव इन द बेसिक गुडनेस ऑफ मैन हु हैज़ बीन करप्टेड बाय सिविलाइजेशन। The term romanticism is characterized by remoteness, desolation, disillusion, decay, passion, divine unrest, melancholy, and the all-embracing power of imagination. It is suggestive of the sternness and adventure, never satisfied aspirants for the unknown and unattainable. नेक्स्ट आ जाता है एस अल्फ़ाबेट से सैटेनिक स्कूल। The derogatory term was first used by a Saudi to refer to Byron, Moore, Shelley, Hunt, and others of the early 19th century who flaunted their radical ideas and irregular living in their writing। तो उन 19th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं उनके जो आइडियाज़ हैं, इर्रेगुलर आइडियाज़ हैं, इर्रेगुलर लिविंग है, उन्हीं को अपनी वर्क्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हीं के लिए टर्म उन्होंने यूज़ की थी। नेक्स्ट आ जाता है सेटायर। सेटायर इज़ द स्पेसीज ऑफ अ विट दैट रेडिकुलस द विसेस एंड फॉलीज ऑफ द एज। सेटायर क्या होता है? जो किसी भी खास एज की कोई गलतियाँ को उसका मजाक उड़ाता है, किसी गलतियाँ को बुराइयाँ का मजाक उड़ाता है, उसको हम सेटायर बोलते हैं। इट ओरिजिन इज़ अ फॉर्म लेटिन वर्ड सेटेरा। तो लेटिन वर्ड है सेटिरा, इसी से इसका ओरिजिन हुआ है। लेटर फ्रॉम द सेटुरा मेडली जॉनसन हिज डिक्शनरी डिफाइंस सेटायर एज अ पोएम इन विच विकेडनेस ऑफ फॉली इज सेंशर्ड। तो ये जॉनसन अपनी डिक्शनरी में बताते हैं सेटायर के बारे में। वो बोलते हैं जब एक विकेडनेस को यानी कि बुराई को सेंटर्ड किया जाता है, फॉली को सेंटर्ड किया जाता है, उसको हम सेटायर बोलते हैं। द ट्रू पर्पस ऑफ ए सेटायर अकॉर्डिंग टू ड्राइडन वाज द अमेंडमेंट ऑफ द वाइसेस। जो ड्राइडन थे उनके अकॉर्डिंग सेटायर
इसलिए यूज़ किया जाता है जब हम किसी वाइसिस को, बुराई को, उसमें हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हम सटायर का किसी वर्क में यूज़ करते हैं। मगर जो डॉफे है वो इसको रेफर्मेशन मानते थे। इसकी कुछ एग्जांपल हैं सटायर की, सैटिरिकल वर्क्स हैं जैसे वोल्पोन जो जॉनसन ने लिखा है, द वे ऑफ ऑल फ्लैश by Samuel Butler, The Hind and the Panther by Dryden, The Rape of the Lock by Alexander Pope, The Dunstad by Pope। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म ये एक पॉलिटिकल सटायर है, ये एक फेबल ट्रेडिशन, बेस्ट फेबल ट्रेडिशन थी। जो एक बेस्ट ट्रेडिशनल फेबल थी। डॉक्टर जॉनसन का द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। ड्राइडन के सटायर हैं एब्जालम एंड एचिटोफिल, द मैडल, मैक फ्लेक्नो, द हिंद, द पैंथर। चौसर का है द प्रलूग टू कैंटरबरी टेल। आगे आ जाता है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या है? ये एक थिएट्रिकल डिवाइस है थ्रू विच एन एक्टर एक्सप्रेस हिज थाट्स। जो एक्टर है वो अपने थाट्स को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है अपने स्टेज पे, मगर वो वर्बली नहीं बोलता, बस वो उसके एक्सप्रेशन और थाट्स और फीलिंग को अलॉन स्टेज पे सिर्फ वो फील करता है, उसको हम एक्सप्रेशन को हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। तो सोनेट क्या होती है? सोनेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है। द टर्म सोनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटा। तो ये सोनेटे से ली गई है वर्ड, जो एक इटालियन वर्ड है। अ लिटिल साउंडर सॉन्ग, जो एक लिटिल साउंडर सॉन्ग के लिए यूज़ होती है। ये एक 14 लाइन की पोएम होती है, पर्टिकुलर राइम स्कीम, जिसमें सारी की सारी किसी खास उसमें यूनिटी होती है, राइम स्कीम होती है, पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है 14 लाइन्स में। 3 बेसिस फॉर्म ऑफ सोनेट्स आर 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पे सोनेट्स हैं, लाइक पेट्रार्चियन, सेकेंड नंबर पे है द स्पेंसियरियन, नंबर 3 पे है शेक्सपियरन। द पेट्रार्चियन सोनेट्स में क्या होता है? ये एक पेट्रार्च हुए थे, उनके नाम से ये बनी है ये। इसमें भी 4 लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। द लव ऑफ अ लॉरा डे नोवी इसका ये एग्जाम्पल है। दिस टाइप ऑफ अ सोनेट हैज़ 2 टाइप्स, जिसमें पेट्रार्चियन सोनेट में उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे ऑक्टेव, इसमें 8 लाइन्स होती हैं। सेस्टेट, इसमें 6 लाइन होती हैं। 8 और 6 मीन्स कितने हो जाते हैं? प्लस करें अगर ऐड करें इसको 14। और ऐसे इसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी बी ए, ए बी बी ए। और सस्टेट की राइम स्कीम होती है सी डी ई, और ये भी हो सकती है सी डी डी, ये राइम स्कीम होती है। और स्पेंसेरियन स्टैंजा में इसमें 3 क्वार्टरन्स होते हैं। क्वार्टरन्स मीन्स 4 लाइन्स के स्टैंजास होते हैं। 4 × 3 मीन्स 12 हो जाती हैं। और एक कपलेट होता है, कपलेट मीन्स 2 लाइन्स होती हैं। तो इसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी, बी सी, सी डी, एंड जो कपलेट है उसकी होती है राइम स्कीम ई। जो शेक्सपियरन सोनेट होती है उसमें भी 3 क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होता है। क्या होती है उसकी राइम स्कीम? ए बी, सी डी, ई एफ, और कपलेट की होती है जी। तो आगे आ जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टेक्निक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द रिसेंट लिटरेरी न्यू टेक्निक, ये रिसेंटली ही यूज़ की जाने वाली टेक्निक है। इट प्रेजेंट्स थॉट्स एंड फीलिंग दैट फ्लो थ्रू द माइंड ऑफ अ करेक्टर। ये वो वाले थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं जो एक करेक्टर के माइंड्स में होते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे साइकोलॉजिकल नॉवल में हमने डिस्कस किया था। There is an unending and uneven flow of mind. William James was the first one to use this technique. विलियम जेम्स एक ऐसे पर्सन थे, ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस टेक्निक का अपने वर्क में सबसे पहले यूज़ किया था। द अदर प्रैक्टिशनर जो और इसको प्रैक्टिशनर है, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं मेरे वर्क में, वो हैं वर्जीनिया वुल्फ, अपने मिसिज डॉलवी वर्क में इन्होंने यूज़ किया है। डॉर्थी रिचार्ड्स ने पिलग्रिमेज में, और हेनरी जेम्स अपने वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ रिवर दैट फ्लोज इन द माइंड ऑफ अ करेक्टर. इट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ irrelevant unconnected ideas that seems to pass through the mind. It represent the kind of psychological realism. तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में. तो इसकी एग्जांपल है जेम्स जॉयसी की यूलिसिस. नेक्स्ट आ जाता है सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. जब किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को हमें एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी सिंबल का यूज़ करते हैं उसको हम सिम्बोलिज्म बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं. द पोएट यूज सिंबल ऑफ लाइफ एंड लिविंग टू कन्वे एसेंशियल हिज ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स एंड स्पिरिचुअल स्टेट. तो जो बहुत से पोइट हैं वो अपनी लाइफ को वो देते हैं सिंबल ऑफ लाइफ को लिविंग, तो सिंबल ऑफ लाइफ को लिविंग और टू कन्वे एसेंशियल हिज ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सेज एंड स्पिरिचुअल स्टेट. यू अल्फ़ाबेट से यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. प्री शेक्सपियर से पहले आने वाले कुछ ड्रामाटिस्ट हैं, वो कौन कौन से थे. जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस काइट, थॉमस नैश, लॉज एंड क्रिस्टोफर मार्लो. इन सभी को हम यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं. ये जितने भी थे और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे और ये सभी ड्रामास लिखते थे और बहुत ही अच्छे ड्रामास लिखते थे. क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ही एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट हुए हैं और इन्हीं से शेक्सपियर ने बहुत कुछ सीखा है. इनकी राइटिंग से बहुत कुछ इन्होंने सीखा है और न्यू अपना इन्वेंट किया है इनसे कुछ क्लू लेकर. इनकी राइटिंग बहुत ही हेल्पफुल हुई है शेक्सपियर के लिए. आगे आ जाता है वी अल्फ़ाबेट से विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़. विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स अ सर्च फॉर अ टेम्पररी गोल्डन मीन्स. तो ये कॉम्प्रोमाइज़ विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, ये एक सर्च है टेम्पररी गोल्डन मीन्स के लिए. द विक्टोरियन मेड अ कॉम्प्रोमाइज़ इन 3 ब्रांचेज ऑफ लाइफ. ये 3 ब्रांचेज ऑफ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. लाइक इन द पॉलिटिकल फील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ वाज मेड बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अरिस्टोक्रेसी. तो पॉलिटिकल फील्ड में ये कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एंड अरिस्टोक्रेसी में. और रिलीजियस फील्ड में ये कैसे कर रहे हैं, फेथ और स्केप्टिसिज्म में. और in the field of sex, the Victorian allows sex but confined to the conjugal felicity and married life. ये हैं 3 विक्टोरियन कंप्रोमाइज़. लास्ट वन W पे क्या आ जाता है, विट. विट क्या होता है, विट इज़ अ बिलीफ एंड वेल फ्रेज्ड एक्सप्रेशन. ये एक छोटा सा ब्रीफ और वेल फ्रेज्ड एक्सप्रेशन होता है, उसको हम विट बोलते हैं. आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.